सभी दोस्तों को जोहार। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन नहीं, 7-8 दिन या 1 सप्ताह आप लोगों से रूबरू नहीं हुए, बातचीत नहीं हुई, कोई सार्थक। सोचा कि आज कुछ बात किया जाए। आज भी अंदर से कोई बहुत प्रेरणा या इच्छा नहीं हो रही थी। बावजूद इसके कुछ चीज़ें ऐसी सुनने और देखने को मिली कि मन किया कि कुछ बात किया जाए आप लोगों से। वो नई बात ये है कि सभी लोग जानते हैं और देख रहे हैं अपने सामने चीज़ों को घटित होते हैं कि आदिवासी समाज, जिसको आम तौर पर सीधे कह दिया जाता है वो प्रकृति पूजक है, अन्य सभी धर्मों से भिन्न है। लेकिन आदिवासी समाज का एक हिस्सा, एक छोटा हिस्सा ईसाई बन चुका है और जब तब मिशनरियों पर, ईसाई धर्मावलंबियों पर यह आरोप लगता रहता है कि वो आदिवासियों को धर्मांतरण करवा रहे हैं। भाजपा इस प्रोपेगेंडा को हम प्रोपेगेंडा ही मानते हैं, क्योंकि मूलतः तो हम इस बात में विश्वास करते हैं कि किसी को भी अपना धर्म चुनने की आज़ादी है, होनी है। तो धर्मांतरण हो रहा है, इच्छा से हो रहा है, तो उसमें कुछ है नहीं, ना हो रहा है। लेकिन ये फैक्ट है नहीं। धर्मांतरण के बारे में जितना हो हल्ला होता है, उतना उस बड़े पैमाने पर हो नहीं रहा है। और यदि छिटपुट रूप से होता है तो होता है, लोग चुनते हैं अपना धर्म, तो वो नहीं। और दूसरी जो बात है कि जिसका बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचता है, लेकिन धीरे धीरे आदिवासी समाज का एक बड़ा समूह हिंदू धर्म के प्रभाव में आ रहा है। हिंदू वो बन जाएगा, ये तो मेरे लिए बड़ा कठिन लगता है, क्योंकि हिंदू धर्म अपनी वो क्षमता बहुत पहले खो चुका है, जब बाहरी समुदाय के लोग आते थे और हिंदू धर्म में समाहित हो जाते थे। हिंदू और इस तरह से एक बड़ा उसमें सब तरह के लोग आए, हून कुषाण से लेकर विभिन्न कोटि के लोग आए, और लेकिन एक जगह आके वो स्थिर हो गया। और उसके बाद वो जो था, यानी अपने धर्म में समाहित करने की, वो सबको संयोजित कर लेने की जो क्षमता थी, वो खत्म हो गई। अब तो उसके बाद तो अब हिंदू वही है जो जन्मना हिंदू पैदा होता है। हाँ, हिंदू धर्म में जो सवर्ण लोग हैं, जो उच्च जातियां हैं, उनको हमेशा से ऐसे लोगों का, ऐसे समूहों का, ऐसे मनुष्य समुदायों की ज़रूरत रहती है जो सेवा कार्य कर सकें, जो सड़कों की सफाई कर सकें, अन्य तरह का, विविध तरह का जो परिश्रम वाला काम है वो कर सकें। और वो देर सवेर साथ साथ रहते रहते ब्राह्मण तो नहीं बन सकते हैं, क्षत्रिय नहीं बन सकते हैं, वैसे भी नहीं बन सकते हैं। शूद्रों में शुमार उनका हो जा सकता है, वो प्रक्रिया चलते रहता है, क्योंकि चाहिए उन लोगों को, ऐसे लोगों की ज़रूरत। तो चलिए, इसलिए हिंदू धर्म में हिंदू बनना, अब जैसे आप मुसलमान बन सकते हैं, इस्लाम धर्म में को कबूल कर सकते हैं, उसकी कुछ प्रक्रिया है। ईसाई भी बन सकते हैं, ईसाई धर्म की भी प्रक्रिया है उसको आप। लेकिन हिंदू बनने की वैसे कोई प्रक्रिया नहीं है। शुद्धिकरण एक जमाने में हुआ था, जब मैंने आर्य समाजियों ने शुरू किया था।
भारत विभाजन के बाद वो चीज़ बड़े पैमाने पर भी हुआ कि जो विभाजन के वक़्त जो हिंदू रह गए थे उस पार पाकिस्तान में मजबूरन उनको इस्लाम धर्म कबूल ना पड़ा था। वो जब शांति सुव्यवस्था और आपसी बातचीत के बाद जब दोनों तरफ से स्थानांतरण हुआ, माने वहाँ के हिंदू भारत में आ गए और यहाँ के मुसलमान चले गए पाकिस्तान, खास करके पंजाब में ऐसा हुआ था विभाजित। तो उस समय आर्य समाजियों ने बड़े पैमाने पर इस शुद्धिकरण अभियान चलाया था और वो वापस हिंदू बन गए थे, लेकिन ऐसी और कोई प्रक्रिया है नहीं दरअसल। तो अब ये आदिवासी हिंदू बनेंगे ये पता नहीं, बनेंगे कैसे बन सकते हैं, लेकिन ये है कि हिंदू धर्म के रीति रिवाज, उनका व्रत त्योहार, उनका पंडित पुरोहित और इस तरह का जो कर्मकांड है उसका नकल आदिवासी समाज में भी होने लगा है। एक तबका करता है, पूरा का पूरा तबका ऐसा करने लगा है ऐसा नहीं है, उसमें भी एक छोटा सा ही ग्रुप है वो, लेकिन है वो ग्रुप। तो आज हिंदूकरण की प्रक्रिया वो जिसको कह सकते हैं वो चल रही है, लेकिन आज एक आदिवासी समाज के एक पाहन को कहते सुने, वीडियो देखे, जिसमें कह रहे हैं वो कि आदिवासी तो हिंदू है ही और संस्कृत उनकी भाषा है, कौन है क्या है इतना, या उनका अपने समाज में कितनी पकड़ है, ये हमको जानकारी नहीं है। लेकिन ठीक है, खुल के ये बात आ रहा है कि एक तबका ये कह रहा है, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं। भाजपा में शामिल तमाम जो नेता हैं वो सब इस बात को कहते हैं, बाबूलाल कहते हैं, अर्जुन मुंडा कहते हैं, और भी जो भी भाजपा में शामिल हुए वो ये प्रोपेगेंडा करने में लग जाते हैं कि आदिवासी हिंदू ही है। तो इसमें चलिए, तो इससे कोई तूफान या बवाल आ गया ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें राजनीति में और संसदीय राजनीति में चलते रहता है, और संघ परिवार इस फैक्ट को जानता है कि मध्य भारत में बसे आदिवासी का वोट उनके लिए बहुमूल्य है। वो जिधर जाएगा उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, और इसलिए वो इस तरह का प्रचार करते रहते हैं, और उस राजनीतिक प्रचार का, उस राजनीतिक प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा यदि आदिवासी समाज में भी एक ऐसा तबका पैदा हो गया है जो कहता है कि हम हिंदू ही हैं और संस्कृत हमारी भाषा है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, उसमें जो प्रॉब्लम यही है कि भाषा वैज्ञानिक भी नहीं मानते हैं कि आदिवासियों की भाषा जो है वो उस भाषा परिवार का हिस्सा है संस्कृत का, और आदिवासी समाज में तो अभी हिंदी को भी ठीक से अंगीकार नहीं किया है। संस्कृत तो और ज़्यादा क्लिष्ट और कठिन है, हम ही नहीं जानते हैं संस्कृत बोलना, और उसको थोड़ा बहुत समझ लें तो समझ लें। मुट्ठी भर लोग बोलने लगे हैं संस्कृत, कभी रही होगी, वो भी जनता की भाषा, जनपद की भाषा संस्कृत कभी नहीं रही। हाँ, साहित्य की भाषा रही कालिदास के समय में, वो दौर था एक जिसमें, लेकिन उस समय भी
जैसे संस्कृत था बहुत पुरानी भाषा है और हिंदुओं के एलीट वर्ग की भाषा रही होगी, वहाँ के ब्राह्मणों की भाषा रही होगी, लेकिन उस समय भी जो जनता थी वो अन्य भाषाओं में, प्राकृत या पाली में बात करती थी। जैसा कि गौतम बुद्ध का जितना प्रवचन है, चाहे इसीलिए वो भी प्राकृत या पाली में ही है। जैन धर्म की तमाम पुस्तकें ज़्यादातर प्राकृत या पाली में ही है। संस्कृत एलीट क्लास का था और उसमें महाकाव्य रचे जाते थे। अभिज्ञान शकुंतलम का नाम सब लोग जाने, कालिदास, और उस दौर के बहुत सारे लोग, वो साहित्य की भाषा संस्कृत थी। खैर, इतना इसलिए संस्कृत को अब कोई कहे कि अब संस्कृत ही हमारी भाषा थी, ये सब मजाक है और ये सब पागलपन वाली बात है, जिस पर कोई उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की भी ज़रूरत नहीं। इसके अलावा भी हिंदू धर्म की जो खास विशेषताएं हैं वो आदिवासी समाज में आदिवासी समूह में दिखाई नहीं देता है वो चीज़। जैसे सबसे बड़ी तो है वर्ण व्यवस्था। हिंदुओं में मनुवादी जिसको कहते हैं वर्ण व्यवस्था है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में विभाजन है लोगों का, और सबके लिए अलग अलग श्रेणीबद्ध लोगों के लिए किसी जमाने में काम भी निर्धारित था, और अभी भी उसका प्रभाव है, वो श्रम विभाजन का भी प्रभाव है। जैसे आप देखेंगे ना, जो पठन पाठन का काम हो, चाहे इस तरह का काम, उसमें ज़्यादातर ब्राह्मण हैं, अभी भी हैं। इसका तो एक ज्वलंत उदाहरण तो यही है कि मीडिया में देख लीजिए ना, सारे जो गोदी मीडिया के लोग हैं उसमें ब्राह्मण, उच्च जाति के लोग भरे हुए हैं, और शूद्रों के लिए भी काम निर्धारित है, यानी सेवा टहल करना, सफाई करना, निकृष्टतम काम करना, और उसमें भी है। अब अपवाद तो दोनों तरफ है कि ठीक है, बहुत जो शुद्ध समाज के भी लोग हैं, चाहे दलित समुदाय के भी जो लोग हैं, वो पठन पाठन का भी काम करते हैं, लेकिन ये सब अपवाद है, अभी उसको नियम के रूप में हम लोग नहीं देखेंगे। तो वो वर्ण व्यवस्था जो है वो आदिवासी में नहीं है। अब मान लीजिए संथाल, उरांव, हो, मुंडा, ये इसको आप जाति कहेंगे, हम नहीं मानते हैं, हम नहीं कहते हैं, इसको जाति के रूप में चिन्हित नहीं करते हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं, जैसे रामेश्वर उरांव से एक बार बातचीत हो रहा था तो बोले कि हाँ ये सब जातियाँ हैं, उसको मान लिया गया है कि आदिवासी समुदाय, लेकिन ये एकदम फैक्चुअली गलत है। अब संथालों में है, अब संथालों में उस तरह की वर्ण व्यवस्था है क्या, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में मुंडाओं में है क्या? तो अलग अलग जो समुदाय हैं आदिवासियों के, उसमें इस तरह का विभाजन नहीं, क्योंकि वहाँ इस तरह का श्रम विभाजन भी नहीं है। हर इकाई अपने आप में स्वायत्त है, वो हर तरह का काम कर लेता है अपने से, खेती बाड़ी का काम भी कर लेगा, अपना घर भी बना लेगा, वो शिकार भी कर लेगा, माने जो भी मानव जीवन के लिए जरूरी कर्म है वो सारा कुछ जो वो जरूरत पड़ने पर खुद से कर लेता है। उस तरह का श्रम विभाजन वहाँ नहीं है, और इसलिए वहाँ जातियाँ भी नहीं है। तो एक बड़ा अवरोध यही हो गया कि यदि आप कहिएगा कि आदिवासी भी हिंदू ही हैं, तो वहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं है, जो साफ अंतर दिखाई देता है। एक तो भाषा को लेके भी है कि भाषा परिवार अलग है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार जो आदिवासी समुदाय का है, या उसमें से कुछ समुदायों की भाषा द्रविड़ों की भाषा से, भाषा परिवार के से थोड़ा निकट दिखाई देता है, लेकिन
यदि माने भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार जो है, जिसमें जर्मनी, फ्रेंच, संस्कृत, हिंदी या इस तरह की जितनी भाषाएं हैं, आर्यन भाषाएं हैं, वो उसमें वो इनसे एकदम अलग है और ढेरों बातें हैं, लेकिन अभी उसका जैसे हिंदू समाज जो है वर्ण व्यवस्था के अलावा जो हुआ, ईश्वर को सगुण निर्गुण रूप में पूजता है। ईश्वर को अब बड़े बड़े मंदिर बनते हैं और तरह तरह का चीज़ है। हालांकि हिंदू धर्म में सब तरह के लोग हैं। हिंदू धर्म में ये खूब जरूर है कि वहाँ नास्तिक भी रह सकते हैं, नास्तिक होकर भी आप हिंदू रह सकते हैं, हिंदू कहे जा सकते हैं, बने रह सकते हैं उसमें। लेकिन ऐसे तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सगुण रूप ही है। निर्गुण रूप में वो लोग हैं, कबीरपंथी लोग हैं, या और लोग जो ईश्वर को कोई निराकार मानते हैं, लेकिन ईश्वर को मानते हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर को। दूसरी तरफ सगुण रूप है, राम है, कृष्ण है, शंकर हैं, या ढेरों देवी देवता हैं। उसका तो असंख्य है देवी देवता, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर तरह तरह का उनका अवतार ये वो, और उनके हैं, और उनके लिए मंदिर है, छोटा से लेकर विशाल भव्य मंदिर तक होता है, जिसमें ईश्वर की मूर्ति स्थापित होती है। आदिवासी समाज में ऐसा नहीं रहा है, कभी नहीं था। जो सीधा कहा जाता है प्रकृति पूजक हैं, खुले प्रांगण में, जंगल में, गांव के निकट साल वृक्ष के नीचे अपने तरीके से वो पूजा पाठ ईश्वर की आराधना करते हैं। ईश्वर भी उस रूप में नहीं जिस रूप में हिंदू समाज देखता है। तो ये एक बड़ा संकट है वहाँ। अब भले अब हिंदुओं आदिवासियों में भी ईसाई धर्म के होड़ में ये दिखाई देता है कि उनको लगता है कि उनके लिए बड़ा बड़ा चर्च है, बड़ा बड़ा परिसर है, हिंदुओं का इतना इतना बड़ा मंदिर है और ये है, तो हम लोगों को भी सरना, जिसको ये लोग सरना धर्म के रूप में, जो प्रकृति धर्म का रूपांतरण हो रहा है धीरे धीरे, इसको हम बहुत पुराना चीज़ नहीं मानते, ये हाल की ही चीज़ है। तो उसमें हो रहा है कि हाँ कुछ घेराबंदी हो, थोड़ा कुछ स्ट्रक्चर भी बने, इस तरह की चीज़ें का प्रयास होता है, हो रहा है। तो उसमें भी उसका और भी ये कारण भी है कि शरणास्थलों का बहुत की ज़मीन का आसपास का जो क्षेत्र था उसका अतिक्रमण हो रहा है, इससे बचाने के लिए भी हो रहा है। लेकिन कुल मिला के उनके लिए वो स्थूल रूप में कोई खास उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है। ये सब है और भी बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन उसको अभी सिर्फ आज की चर्चा का मकसद और संदर्भ इतना ही है कि अब भाजपा जो पिछली बार हेमंत सोरेन बहुमत, एकदम बहुत प्रचंड बहुमत नहीं था इस बार की तरह, लेकिन बहुमत, आसान बहुमत में थे वो और सरकार चला रहे थे। लेकिन भाजपा 10 तरह का प्रपंच रच रही थी उनके खिलाफ, और उसके लिए इस्तेमाल कर रही थी बहुत कुछ का। एक तो पार्टी को, झामुमो के नेताओं को तोड़ना फोड़ना, वहाँ से उठा के अपने यहाँ लाना, ईडी का भय दिखाना, इस तरह का काम बहुत तरह का हुआ। हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश, कई तरह के मुकदमेबाजी, ये वो, अंत में उनको जेल जाना पड़ा, ये सब भी हुआ। तो वो पूरा 5 साल उसमें, उसी में कोरोना भी था, और उसके बाद का समय इस सब में खर्च हुआ। इसके बाद इस बार फिर हेमंत सोरेन और ये इंडिया गठबंधन
प्रचंड बहुमत में आई है। प्रचंड बहुमत में आने के बाद से सरकार चलना चाहिए था, स्मूथली चल रहा था, लेकिन तरह तरह का प्रपंच इस बार भी खड़ा हो रहा है, लेकिन उसका उसका तरीका बदल गया है। इस बार तरीका बदल गया है कि वो लोग मान के चलते हैं कि एक तो इंडिया गठबंधन का जो मूल या झामुमो का जो मूल आधार है वो आदिवासी समाज बन गया है। संथाल परगना तो है ही, और अब तो मुंडा क्षेत्र में भी उसका प्रभाव है और सब जगह है। तो आदिवासी जमात को ही तोड़ो, उसको राजनीतिक रूप से या जैसे भी जिन हथकंडों से, एक। और दूसरा है कि जो 28 सीट आदिवासियों का था, आदिवासी सीट है, और 56 सीट पर की बहुमत लेकर सरकार चल रही है, तो ये 28 सीट ट्राइबल आदिवासी समाज के बाहर की सीटें हैं। यानी ये हेमंत सोरेन हर समुदाय के वंचितों को जोड़ने में कामयाब रहे। उसको बहिरागत हों चाहे अंदर के हों, बस उसका एक ही पैमाना रहा है कि जिन्हें निम्न तबका था, वंचित जमात था, जो शोषित और उत्पीड़ित था, वो एकजुट हुआ। अब उस एकजुटता को, इसीलिए 28 सीट बाहर का, जिसमें दलित भी हैं, कुछ कुर्मी भी हैं, कुछ अन्य समुदाय के लोग भी हैं, ओबीसी ग्रुप से भी कुछ लोग हैं, सब तरह के लोग हैं उसमें। तो अब उसको भी तोड़ना है, और उसके लिए दोहरा, एक तो ट्राइबल समाज को तोड़ो उसमें, और दूसरा जो वंचितों की एकजुटता कायम हुई है उसको तोड़ो, और उसको लेके तरह तरह का आंदोलन, तरह तरह की चीज़ें। अब जितना सक्रिय भाजपा के लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, उतना ज़्यादा सक्रिय जो मूलतः हेमंत सोरेन सरकार के समर्थक हैं, माने जाते हैं, वहाँ ही विक्षोभ की लहर पैदा हुई है। कई तरह की चीज़ है उसमें। बेबाकी से कहें तो पेशा कानून को लेकर जो आंदोलन चल रहा है वो है। अभी जो दूसरा हुआ, जो सरना स्थल की ज़मीन को लेकर सिरोम टोला में जो चल रहा है आंदोलन, वो हुआ। तीसरा अभी एक घटना हो गई, एक मुंडा युवक की हत्या हो गई वहाँ नामकुम में, वो हुआ। अभी तीनों चीज़ों को अभी तो वही दिखाई दे रहा है, और भी चीज़ें हैं। तो इन तीनों को अब गौर से देखिए कि अब क्या है। अब सरना स्थल वाला विवाद को लेके जो चल रहा है, उसमें तो फैक्ट्स फिगर ये आ रहा है, फैक्ट्स आ रहा है सामने कि उसका समझौता बजाते सरकार से हुआ। ज़मीन का कितना ज़रूरत है भाई, उतना उधर से रोड गुजर रहा है तो कम से कम कितना लेके भी वहाँ पर सड़क बन जाए और सरना स्थल भी बचा रहे। और लोगों ने मिलजुल के, उसी समूह के कुछ लोगों ने ज़रूर किया होगा एग्रीमेंट, वो कागज़ है, वो सामने आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ जो विक्षोभ है, वो उसका प्रतिफलन, चाहे उसका जो है, उसका मर्म समझना है तो आज के इस प्रोपेगेंडा को, उस पाहन के बयान को गौर से सुनिए कि आदिवासी हिंदू ही है, और हम सरना के कोर्ट के जो आंदोलन चल रहा है उसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे, इसको खत्म करवा देंगे। ये कौन लोग हैं? जाहिर सीधा है इनका, ये भाजपा से जुड़े के गढ़नाल से जुड़े लोग हैं। तो उस आंदोलन में भी इस तरह का पॉलिटिक्स है। अब मान लीजिए वो हत्या वाला मामला ठीक है, कोई भी हत्या की घटना होगी तो दुखद तो है भाई। एक युवक जिसका पूरा जीवन पड़ा था, नौजवान, क्रूरता से उसको मार डाला जाता है, ठीक है, लेकिन इस तरह की आपराधिक घटनाएं तो होती ही रहती हैं। वो
अब कभी-कभी आदिवासी बेल्ट के अंदर आदिवासी लोगों के आपसी लड़ाई में भी इसी तरह की क्रूरता से लोग मारे जाते हैं। लेकिन उसको एक कानून व्यवस्था का प्रश्न बनाकर ये रुचि एकदम दिखाई जा रही है कि इसको आदिवासी, गैर आदिवासी के झगड़े के रूप में दिखाया जाए और उसका एक सीधा-साधा लक्ष्य जो होता है, वो ये कि जो एकजुटता वंचितों की पिछले चुनाव में बनी, उसको तोड़ दिया जाए। ठीक है, हेमंत सोरेन ने कार्रवाई नहीं की ऐसा आपको कौन कहेगा? कह सकते हैं आप। सारे लोग जो भी अभियुक्त थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जो आदमी जहाँ अड्डेबाजी होती थी उस दुकान को ध्वस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। तो अब तो आगे तो यही ना होगा कि एफआईआर हो ठीक से, मजबूत बने वो और कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा होगा। ये तो नहीं होगा कि आपको पकड़ के ले जाके फांसी पर लटका दिया जाएगा किसी को भी। वो घटना बार-बार हम कह रहे हैं बहुत दुखद है, लेकिन वो तो हालत है क्राइम का, क्राइम, लेकिन उसको हम क्राइम भी घटना के रूप में ही देखेंगे और जो लोग उसको इस रूप में तूल दे रहे हैं, वो दरअसल उनका टारगेट उस वंचित जमात की एकता को तोड़ना है, जिसके बलबूते हेमंत सोरेन इस बार सत्ता में वापस आए हैं। पेशा कानून को भी देखिए ना, पेशा कानून को लेकर तरह-तरह की बातें हैं। कई गुट हैं, आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रहा है। हर गुट का दावा है कि वो जो कह रहा है वही सही है। तो सब बातें अलग-अलग हैं उनमें, मतभेद है। एक बात में सब एकदम सहमत हैं कि पेशा कानून के लागू होते ही आदिवासी समाज की हर समस्या का अंत हो जाएगा। इससे बड़ा भ्रम बेवकूफ़ी की बात तो हो ही नहीं सकती। इतने तरह के कानून हैं। आप सर्वे पहले करा लीजिए, पूरे आदिवासी बेल्ट में घूम के चले जाइए। शहरी आस-पास के आप इलाकों में, बस्तियों में घूम के जाइए। पेशा को जानता कौन है? कितने आदिवासी जानते हैं? उस कानून को जानते हैं? उसमें क्या अधिकार है जानते हैं? लेकिन वो कानून को नहीं जानते हैं और अधिकार को नहीं जानते हैं, उस कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार को, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जल, जंगल, ज़मीन पर आदिवासियों के अधिकार की बात को भी नहीं समझते हैं। वो इतना समझते हैं और उसके लिए अनंत माने सैकड़ों वर्षों से, सदियों से लड़ते रहे हैं उसके लिए। और वो इन कानूनों के, तथाकथित जितने कानून बने हैं, उसके बावजूद है। और इसलिए ये नहीं कह रहे कि पेशा लागू नहीं होना चाहिए, पेशा लागू होना चाहिए, लेकिन पेशा कानून को रामबाण की तरह प्रस्तुत करने का जो एक चल रहा है और मकसद उसका ये है कि जेन्युइन आंदोलन, जो मुद्दे हैं, अभी जैसे अदानी को ज़मीनें अलॉट होने वाला है, चल रहा है चर्चा, बड़का गाँव, सारे नेता जानते हैं, सारे विधायक जानते हैं, सारा हर प्रबुद्ध आदमी जानता है, जो भी आदिवासी समाज से जुड़ा है और जो भी हम जैसे लोग हैं, कि अदानी का जो वो पावर प्रोजेक्ट है, वो औपनिवेशिक शोषण का जीता जागता उदाहरण है। इस इलाके की ज़मीन को जबरिया, एक तरह से जोर ज़बरदस्ती से अधिग्रहण करके उसको खड़ा किया गया वहाँ। उसमें नियमित रोज़गार के रूप में रोज़गार की सृष्टि बहुत कम हुई और वहाँ यहाँ का कोयला का वो इस्तेमाल होता है, यहाँ के मानवीय श्रम का इस्तेमाल होता है और जो चीज़ बनता है उसको बांग्लादेश को बेचकर अदानी मुनाफा कमा रहा है अपना। तो यही उसका उपयोग है। तो सब लोग जानते हैं कि वो एकदम गलत है और नाजायज़ है और उसको रघुवर दास के सरकार के समय में हुआ है ऐसा, लेकिन पहले
पब्लिक सेक्टर में ये सब चीज़ें चलती थी। अब सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर में पहले था कि कोयला का निकासी होगा, तो कोयला का इस्तेमाल जो लोग पावर प्रोजेक्टों में करेंगे, अपने कारखानों में करेंगे, वही केवल निकासी करेंगे, उसको बेचने का अधिकार नहीं था। अब कोयला या खनिज संपदा को निकालिए और बेचिए, मुनाफा कमाइए, ये हो रहा है। तो इतना बड़ा चीज़ है और उसी अदानी को फिर बड़का गाँव में ज़मीन दिया जा रहा है। ये बड़ा मुद्दा नहीं है क्या लोगों के लिए? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं और उस मुद्दे पर संगठित होकर लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, जो वास्तविक जिसका सीधा रिलेशन आदिवासी जनता से है, कौन नहीं जानता है कि हर बस्ती में, हर गाँव में अब जो युवक सरना की ज़मीन वो सिरोंटोला बचाने के लिए सक्रिय हैं, वही उसी तरह के युवक हर गाँव में, हर कस्बे में, चप्पा-चप्पा में पैदा हो गया है, जो माफ़िया, भू-माफ़िया समूहों के साथ मिलके अपनी ज़मीन को बेच रहा है। अब बाहर हल्ला ये हो रहा है कि ये है, वो है, आदिवासी ज़मीन की लूट हो रही। तो वो जो भीतर से जो संकट पैदा हो रहा है, क्यों हो रहा है इसको भी समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जिसको हम सीधा मानते हैं कि उपभोक्तावादी संस्कृति का दबाव है, उसको आदिवासी युवक को भी चाहिए नए तर्ज का मोबाइल, नए ढंग का मोटरसाइकिल चाहिए, स्कूटी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन वो कहाँ से आएगा? तो उसके पास पूंजी के रूप में दो ही चीज़ है, या तो वो अपना श्रम बेचे या अपना ज़मीन बेचे। सारी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है, पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, मजदूरी करो तो श्रम की बेहद कीमत कम है। तो ये सारा संकट है, जो बुनियादी सवाल हैं, इनसे उलझने के बजाय कुछ ऐसे मुद्दों को लेके व्यस्त रहिए या भ्रम में रहिए कि हम सामाजिक काम कर रहे हैं। ये जनता के साथ भी धोखा है और अपने साथ भी धोखा है। तो साथी कैसे ये सब चीज़ें सुधरेंगी, संभलेंगी, ये गंभीर चिंता और का विषय है। और सबसे बड़ी चिंता याद रखिए, सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो वंचित जमात की एकजुटता कायम हुई है, वो खत्म ना हो जाए, तब सारा आंदोलन फिर पीछे हो जाएगा। रघुवर दास के समय में कहाँ आंदोलन चल रहा था? एक बार पत्थरगढ़ी आंदोलन चला, उसका इतना भयानक दमन हुआ कि सारे लोग एक तरह से ठंडे पड़ गए, इतना भय का वातावरण बन गया। तो लोकतंत्र बचे, मानवाधिकार बचे, व्यक्ति स्वातंत्र बचे। इसलिए जरूरी है कि ऐसी सरकार राज्य में रहे ताकि हम लोग विरोध प्रदर्शन तो कर सकें। उस पर ही, उसी के खिलाफ इस बार की जो घेराबंदी भाजपा ने की है, और हम लोग उसके और बहुत सारे लोग उसके टूल बन रहे हैं, उनकी मंशा को पूरा कर रहे हैं। जो काम भाजपा को करना था वो अब अपने ही लोग कर रहे हैं। तो सरकार की आलोचना करनी चाहिए, सरकार पर दबाव ही बनाना चाहिए, लेकिन सारे विधायकों का पुतला दहन करना, सब यात्रा निकालना, ये सब कितना माने कहाँ जा रहा है झारखंड की राजनीति, या कौन कर रहा है ये? साधा सीधा है कि जो भाजपा से के गर्भनाल से जुड़े लोग हैं वही ऐसा कर रहे हैं। तो इस पर अंकुश, इसको समय रहते इन सब चीज़ों को समझकर इससे बचना होगा, भरसक इसको रोकने की कोशिश करनी होगी।
नहीं तो फिर यही सब डिबेट चलता रहेगा, आदिवासी हिंदू है कि नहीं है। जोहार साथी।